हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंदर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो फंड्स हमें डे टू डे रनिंग के लिए चाहिए होते हैं, और वर्किंग कैपिटल जो है बिज़नेस की सर्वाइवल के लिए, बिज़नेस की रनिंग के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो हम बिज़नेस को स्मूथली रन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास क्या है कि प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो इन फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं कि हमें मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा। और सेकेंड है कि जो स्टॉक है इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में भेजने से पहले कुछ दिन हमें इसको गोडाउन में रखना पड़ता है। वो कितने डेज़ के लिए हमें स्टॉक परचेज़ करके गोडाउन में रखना पड़ेगा, और प्रोडक्शन साइकिल हमारा कितना बड़ा है। अगर बड़ा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर कम है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्योंकि अगर जब हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में भेजते हैं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के अंदर जब वो कन्वर्ट होता है कितने डेज़ का गैप है। अगर ये गैप ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसी तरह जब हम फिनिश गुड को गोडाउन में भेजते हैं वो कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका गैप कितने डेज़ का है। अगर ये गैप ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिर है कि जो हम कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं वो कितना, हम उसको कितने डेज़ का क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। फिर हमें टोटल कैश की रिक्वायरमेंट क्या है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमें कितना कैश हर वक्त अपने पास रखना पड़ेगा। उसी तरह ही हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सप्लायर है वो हमें कितने डेज़ का क्रेडिट दे सकता है, और जो भी हमने वेजेस या जितने भी खर्चे हमने पे करने होते हैं क्या उनके अंदर कोई गैप है, कितने डेज़ का गैप है जिसके बाद हमने पेमेंट करनी है। ये सारे फैक्टर जो है वर्किंग कैपिटल की जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उस वक्त कंसिडर करते हैं। ये मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें टोटल कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। 5 मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है, रिग्रेशन मेथड है जिसको हम एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, कैश फोरकास्टिंग मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 2 ही मेथड करेंगे, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड और सेकंड जो है रिग्रेशन मेथड। फर्स्ट मेथड जो है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है। यहाँ पे क्या होता है कि परसेंटेज सेल मेथड के अंदर क्या होता है कि हम सेल और वर्किंग कैपिटल का जो रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल जो है कितनी चाहिए। और ये जो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड जो है ये इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये पास्ट डाटा को एनालाइज करके हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल और सेल का क्या रिलेशनशिप है। ये मेथड हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब सेल और वर्किंग कैपिटल के अंदर लीनियर रिलेशनशिप होता है, स्टेबल रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे पास्ट डाटा को एनालाइज करते हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वर्किंग कैपिटल सेल की कितनी परसेंटेज बनती है, और उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर की एस्टिमेशन करते हैं। जैसे पास्ट डाटा हमें बताता है 40% ऑफ सेल्स हैं और हमारी फ्यूचर की सेल 20 लाख की है, तो उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है हमें 8 लाख चाहिए होगी। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एक तो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड जो है सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, बट सेल और वर्किंग कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये स्टेबल नहीं होता, लीनियर नहीं होता, और जो न्यू कंपनीज हैं उनका कोई पास डाटा नहीं होता, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम परसेंटेज ऑफ सेल मेथड को जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है वो करंट एसेट है, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। और लाइबिलिटी साइड पे हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट है करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सेल हमें दे रखी है, करंट सेल 10 लाख की है, फ्यूचर के अंदर सेल उन्होंने बता रखी है 12 लाख, और हमने यहाँ पे एस्टिमेशन लगाना है कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी परसेंटेज ऑफ सेल मेथड पे। अब यहाँ पे करंट एसेट के अंदर जो स्टॉक है हम देखते हैं कि इसका सेल के साथ क्या रिलेशनशिप है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये 10% आ जाती है। फ्यूचर की सेल 12 लाख है
और उसका 10% ये हो जाएगा 1,20,000। इसी तरह ही हम सन्डी डेटर का रिलेशनशिप मेजर करते हैं, ये 7% है। उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन फ्यूचर की एस्टिमेशन करते हैं। उसी तरह कैश एंड बैंक का रिलेशनशिप 1% है, तो ये 12,000 आ जाता है। टोटल जो करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए 18% ऑफ दी सेल्स, और फ्यूचर के लिए ये आ जाती है 2,16,000। उसी तरह ही हम करंट लाइबिलिटी की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ये 8% आ जाती है, और फ्यूचर के अंदर हमें 96,000 चाहिए। फिर हम नेट वर्किंग कैपिटल देखते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओवरऑल हमें नेट वर्किंग कैपिटल 10% चाहिए, और फ्यूचर के अंदर हमें नेट वर्किंग कैपिटल 1,20,000 चाहिए। इसके बाद हम करते हैं सेकेंड मेथड, जो है रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो वर्किंग कैपिटल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। इसकी इक्वेशन है y = a + bx। a जो है इंटरसेप्ट है, b जो है स्लोप है, x जो है सेल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके ऊपर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है डिपेंड करती है। और हमने a और b को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, y = na + b समेशन x, समेशन xy = ax + b समेशन x²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 5 सालों की सेल दे रखी है और वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है। उन्होंने हमें बताया है कि फ्यूचर के लिए हमने एस्टिमेशन करना है कि जब 2013 और 14 की सेल अगर 250 लाख की है तो हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी। इसको हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा। रिग्रेशन के अंदर जो टेक्निक है, लगाने से पहले हम इसको मैंने टेबल के फॉर्म में डाल दिया। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की हैं, जैसे ईयर जो है ये 5 सालों का डाटा है, जो हमारी टोटल सेल है जो एक्स के नाम से डिनोट होते हैं क्योंकि एक्स जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। समेशन एक्स है 550, वर्किंग कैपिटल जो वाई से डिनोट किया गया है, समेशन वाई = 91, और समेशन एक्स वाई जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स एंड वाई, ये समेशन एक्स वाई जो है 10,730 है। उसी तरह x² मैंने कैलकुलेट किया है, समेशन एक्स के 66,690। अब हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन के अंदर डालते हैं। जो हमारे पास दो इक्वेशन है, y = na + b समेशन x, समेशन xy = ax + b समेशन x²। यहाँ पे जब हम वैल्यू डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आती है 91 = 5a + 550b। सेकेंड इक्वेशन के अंदर समेशन xy की वैल्यू डाल देते हैं 10,730, 550a + 66,690। अब यहाँ पे क्या है कि ये फर्स्ट और सेकंड जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पे हम एक की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है 10,010, 550a + 60,500b। अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन बड़ी है, बड़ी इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 10,730 वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 720 = 6400b। अब b की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, b आ जाएगा 720 / 6400 विच इज़ इक्वल टू 0.1125। अब क्या करते हैं कि अब b की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, वहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देते हैं जो आ जाती है 5.825। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी y = a + bx, वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हमारा x जो है 250 लाख है तो हमने प्रिडिक्शन करनी है कि वर्किंग कैपिटल कितनी है। यहाँ पे हम a और b की जो है वैल्यूज़ डाल देते हैं, तो वो डाल के हमारे पास आ जाता है 33.9550। इसका मतलब है कि जब सेल हमारी 250 लाख की है तो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए 33.95 लाख।